घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के लिए सरकार ने एसआईआर की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। लेकिन लोगों को डॉक्यूमेंटेशन की लाइन में फिर से लगाने के बाद सरकार खुद घुसपैठिया बन रही है। जी हाँ, आपके फ़ोन में झांकने का काम कर रही है सरकार। आपके फ़ोन में प्री इंस्टॉल होगा संचार साथी ऐप। अगर आप कोई भी नया मोबाइल ख़रीदते हैं तो एक ऐप ऑलरेडी उसके अंदर इंस्टॉल होके आएगा जिसका नाम है संचार साथी। और ये ऐप, बहाना तो ये लिया जा रहा है कि इससे फ्रॉड को रोकेंगे, जो डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं और जो बाकी इस तरह के आपने स्कैम देखे होंगे उनसे रोकने का बहाना लिया जा रहा है। लेकिन इन पर आरोप लग रहा है कि सरकार आपके फ़ोन में आज झांकना चाहती है, परमिशन लेके आपकी प्राइवेसी को तोड़ना चाहती है। तो संचार साथी ऐप क्या है, सरकार की क्या मंशा है इसको लाने की, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि सरकार क्यों लाना चाहती है। आजकल ये बहुत चर्चाओं में है, सारी न्यूज़ में, सारे न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में आपको ये टॉपिक, ये मुद्दा मिल जाएगा। सरकार क्यों लाना चाह रही है, क्या मकसद है, सरकार का पक्ष क्या है और जो विपक्ष है उसने क्या कहा है इस चीज़ पर, और आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे संचार साथी ऐप क्या है। इस ऐप को भारत के दूर संचार विभाग ने विकसित किया है। मतलब ये तो पता है कि दूर संचार विभाग इसको ला रहा है, लेकिन एक्चुअल में सरकार ने ये नहीं बताया है कि हमने इसको किस कंपनी से बनवाया है। अब देखो, कोई एप्लीकेशन है या वेबसाइट दूर संचार विभाग खुद तो बनवाएगा नहीं, बनाएगा नहीं, किसी ना किसी कंपनी से, किस इंजीनियर से, किस कंप्यूटर इंजीनियर से बनवाया उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी है। जैसा कि इस सरकार का पैटर्न है, ये किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं देती है, किसी चीज़ के बारे में खुलकर बात नहीं करती है। विपक्ष चाह रहा है कि संसद में, जो संसद का सत्र चल रहा है अभी शीतकालीन सत्र, कि संसद के सत्र में इस चीज़ पर डिस्कस होना चाहिए, बात होनी चाहिए, लेकिन सरकार इससे बच रही है। विपक्ष कह रहा है कि संसद में एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार उससे भी बच रही है। जो लोगों के मुद्दे हैं सरकार उससे बचती है, जो लोगों के मुद्दे नहीं हैं सरकार उस पर चर्चा करना चाहती है। वंदे मातरम पर चर्चा करना चाह रही है सरकार, जो इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है जितना एसआईआर का या ये संचार साथी ऐप का है। जितना इम्पोर्टेंट मुद्दा मुद्दा आपके लिए करप्शन का होना चाहिए उस पर बात नहीं करती है। जितना इम्पोर्टेंट मुद्दा रोजगार का होना चाहिए उस पर बात नहीं करती है। भूखमरी पर होना चाहिए, जो हमारे बच्चों की डेथ हो रही है 0 से 5 साल के, उसमें बढ़ोतरी हो रही है उस पर होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी पे होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, दिल्ली में ही सत्र चल रहा है संसद का, और दिल्ली का जो AQI है, जो हवा वहाँ की गंदी हुई पड़ी है उस पर चर्चा होनी चाहिए, कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो किस पर रही है, वंदे मातरम पर। तो सरकार कह रही है ये हम नागरिक केंद्रित साइबर सुरक्षा के लिए ला रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी हम देना चाहते हैं, और इसका उद्देश्य है मोबाइल उपयोगकर्ताओं को चोरी, धोखाधड़ी या टेलीकॉम संसाधनों के दुरुपयोग से बचाना। ये सरकार का तर्क है। और ये ऐप जो है मई 2023 में शुरू हुए संचार से साथी वेब पोर्टल का विस्तार है। तो सबसे पहले संचार साथी वेब पोर्टल लाया गया और जनवरी 2025 में इसको मोबाइल ऐप के रूप में लॉन्च किया गया। तो धीरे 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 सरकार एक एक कदम करके इसको आगे बढ़ाई है। और जहाँ से वेब पोर्टल लॉन्च हुआ था, यानी वेबसाइट लॉन्च हुई थी, अब धीरे धीरे, क्योंकि वो ऑप्शनल थी, अगर कोई चाहे तो वहाँ पर विजिट कर सकता था, लेकिन अब इन्होंने टाइम इनका आ गया है कि अब उसको प्री इंस्टॉल आपके मोबाइल में लाया जाएगा और ज़बरदस्ती लाया जाएगा, आप उसको डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। अब तक इसे 5 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है और ये 20 करोड़ से ज़्यादा उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग में लाया गया है। आपको पता है हम 150 करोड़ लोग हो चुके हैं भारत में। 150 करोड़ में से अगर 100 करोड़ लोगों के पास भी मोबाइल होगा तो 100 करोड़ लोगों का डाटा उनके पास चला जाएगा। ऐप के क्या क्या काम है इसमें, सरकार के हिसाब से खोए हुए या चोरी हुए फ़ोन को ट्रैक करना और उनको ब्लॉक करना, CEIR यानी कि सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर सिस्टम से जुड़कर IMEI नंबर की जांच करेगा। ये जिस तरह से हमारा फिंगरप्रिंट होता है, हमारे आइज़ के प्रिंट होते हैं, उसी तरह से मोबाइल का एक नंबर होता है IMEI, आप लोग जानते होंगे। तो उससे मोबाइल की पहचान होती है और ये उस तक पहुंच जाएगा। अब तक 37 लाख से अधिक चोरी डिवाइस ब्लॉक किए गए हैं और 7 लाख से ज़्यादा फ़ोन उपयोगकर्ताओं को लौटाए गए हैं। ये सरकार का डाटा है, ऑफिशियल है, अनऑफिशियल है, क्या है, रियल में है पता नहीं, लेकिन सरकार ने डाटा दिया है। अपने नाम पर रजिस्टर्ड कनेक्शनों की जांच कर सकेंगे आप। TAFCOP यानी कि टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जरिए अनअधिकृत सिम या कनेक्शन की रिपोर्टिंग होगी। जैसे सपोज करो आपकी कोई ID है, आधार कार्ड वगैरह, तो उस पर कितनी सिम चल रही हैं आप इससे
ये ट्रैक कर सकते हैं। धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग होगी, संदिग्ध कॉल आए आपके पास, एसएमएस आए, फ्रॉड लिंक आ जाए, उसकी शिकायत आप कर सकते हैं। अब तक 40 लाख से ज़्यादा फर्जी कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए हैं, ये भी सरकार कह रही है। IMEI वेरिफिकेशन होगा, फ़ोन की प्रमाणिकता जांची जाएगी ताकि नकली या ब्लैक लिस्टेड डिवाइस से बचा जा सके। आप जो जिसकी फ़ोन की IMEI वेरिफिकेशन नहीं होगा वो फ़ोन आप नहीं चला सकते हैं इस तरह से। ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के आधिकारिक नंबरों की जांच होगी, क्या एक्चुअल में बैंक से ही फ़ोन आ रहा है, कोई आपको नुकसान पहुंचाने के लिए फ़ोन कर रहा है, कोई फ्रॉड है। इसका क्या होगा, हर नए फ़ोन में अनिवार्य प्री इंस्टॉलेशन होगा। जो भी नया फ़ोन आप खरीदोगे उसमें ऑलरेडी ये आएगा, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। 28 नवंबर 2025 को DOT के एक आदेश जारी किया गया जिसमें सभी स्मार्टफोन निर्माताएं, चाहे एप्पल हो, सैमसंग हो, साइमी हो, वीवो, सब जितने भी हैं, इनको निर्देश दिया गया कि भारत में बिकने वाले या बाहर से खरीदे जाने वाले हर फ़ोन में, नए फ़ोन में ये प्री इंस्टॉल होगा। फ़ोन सेटअप के समय ऐप तुरंत दिखना चाहिए, यानी कि जैसे ही फ़ोन खुलेगा सबसे पहले ये ऐप दिखेगा। इसे अनइंस्टॉल या डिसेबल नहीं किया जा सकेगा, इसका सरकार का आदेश है। पहले से सप्लाई चेन के मौजूदा डिवाइस पर सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ऐप डाला जाएगा, यानी कि अगर आपके पास पहले से मोबाइल है तो जैसे ही आपका ये डेट आएगी, आपको एक सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आएगा और ये मोबाइल में ऐप आ जाएगा। कंपनियों को 90 दिन में अनुपालन करना होगा वरना जुर्माना लगेगा, यानी कि 90 डेज़ के अंदर, जब से ये आदेश आ रहा है तब से 90 डेज़ के अंदर आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन आ जाना चाहिए, नहीं तो मोबाइल कंपनियों पर जुर्माना लगेगा। सरकार का तर्क क्या है, ये IMEI छेड़छाड़ जो टेलीकॉम एक्ट 2023 के तहत 3 साल जेल या 50 लाख जुर्माने का अपराध है, यानी कि अगर कोई भी IMEI से छेड़छाड़ करता है, यानी कि मोबाइल का एक तरह से आधार कार्ड आप उसको कह लो, उससे अगर छेड़छाड़ करेगा तो 3 साल तक की जेल हो सकती है, 50 लाख तक का जुर्माना। ये है टेलीकॉम एक्ट 23 का प्रावधान। इसको रोकने और साइबर क्राइम से बचने के लिए जरूरी है, सरकार तर्क दे रही है साइबर क्राइम से बचने के लिए। विवाद हुआ क्यों, विपक्ष ने या बाकी लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस पर विवाद क्यों कर रहे हैं, बहुत सारे विपक्ष भी विवाद क्यों कर रहा है या इस पर क्यों नाखुश है इससे। उनका कहना है कि जो हमारी गोपनीयता है, निजता है, प्राइवेसी है, उसको ख़त्म करेगा। ये ऐप एक उपभोक्ता सुरक्षा उपकरण होने के बावजूद गोपनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि ये डिवाइस आइडेंटिफायर्स, सिम डेटा, कॉल, SMS, लॉग्स और टेलीकॉम जानकारी तक गहन पहुंच मांगता है। यानी कि जब हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में, आपने भी देखा होगा, तो वो ऐप आपसे परमिशन मांगता है, आपके कैमरे की, आपकी ऑडियो की, आपकी गैलरी की, फ़ोटोज़ की, आपकी बहुत सारी परमिशन वो मांगता है। तो उससे आपके कॉल, SMS वगैरह वो पढ़ लेता है, उसको जान लेता है, तो ये भी उसको मांगेगा। आलोचक कह रहे हैं कि ये सरकारी निगरानी यानी कि सर्विलेंस का माध्यम बन सकता है। यहाँ उपयोगकर्ता की सहमति के बिना डेटा संग्रह हो सकता है। उपयोगकर्ता को पता ही नहीं चल रहा है, जैसे पेगासस वायरस के बारे में आपने सुना था, ये बताऊंगा मैं आपको, उसी तरह से इस्तेमाल हो सकता है। नॉन रिमूवल ऐप है, ये रिमूव नहीं कर सकते इसको, उपयोगकर्ता इसे हटा नहीं पाएंगे। जो उपयोगकर्ता सहमति को कमज़ोर करेगा वो संविधान का अनुच्छेद 21 यानी कि निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जा रहा है, तो ये उसकी सहमति को कमज़ोर करता है उपयोगकर्ता की। और आर्टिकल 21 जो हमारे निजता का अधिकार है उसका उल्लंघन है। डेटा रिटेंशन और दुरुपयोग का खतरा, अस्पष्ट डेटा नीतियाँ, केंद्रीकृत सिस्टम में डेटा का दुरुपयोग या लीक का जोखिम है। आपने कोई पिक्चर ली, आपने की कोई पर्सनल वीडियो है, कुछ इस तरह से आपका कोई पर्सनल डेटा है, आपका मोबाइल का कोई पासवर्ड है, आपके बैंक का पासवर्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो लीक हो सकती हैं। राजनीतिक विरोध क्यों हो रहा है, विपक्ष जो है, कांग्रेस, शिवसेना या वो बाकी और जो हैं, इन्होंने इसे जासूसी ऐप और पेगासस जैसा बताया है। और प्रियंका गांधी कहती हैं ये तानाशाही है, नागरिकों की निजता का हनन है। संसद में हंगामा हो और विपक्ष ने आदेश वापस लेने की मांग की है, लेकिन अभी इस पर थोड़ा सा आदेश वापस लिया गया है, पर अभी फाइनल डिसीजन आना बाकी है। एप्पल कंपनी आप जानते हैं कितनी वर्ल्ड फेमस और नंबर 1 इस मामले में कंपनी है, इन्होंने भी मना कर दिया कि हम इसको प्री इंस्टॉल नहीं करेंगे एप्पल के अंदर। एप्पल ने प्राइवेसी जोखमों का हवाला दिया है और आदेश को ठुकरा दिया, और पहले भी भारत के एंटी स्पैम ऐप को वो ठुकरा चुका है कि हम ये नहीं करेंगे। विशेषज्ञ क्या कहते हैं, एक्सपर्ट, डिजिटल राइट्स वकील मिसी चौधरी कहती हैं कि ये उपयोगकर्ता की पसंद को ख़त्म करता है, यानी कि आपकी कोई निजता नहीं रह जाएगी, आपकी कोई पसंद नहीं रह जाएगी। प्राइवेसी एडवोकेट्स इसे बिग ब्रदर मूव बता रहे हैं, जहां साइबर सुरक्षा के नाम पर व्यक्तिगत डाटा ट्रैकिंग हो सकता है। नाम लिया जा रहा है, बहाना लिया जा रहा है साइबर सुरक्षा का, और आपका डाटा जा सकता है, पर्सनल डाटा। सरकार पर तानाशाही करने की का भी आरोप लग रहा है, यानी कि तानाशाही की ओर बढ़ रही सरकार। प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है और कहा कि देश में हर ओर तानाशाही बढ़ रही है, संसद सुचारू
सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रही क्योंकि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बच रही है। जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर सरकार चर्चा नहीं कर रही। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में खुली बहस की संस्कृति बेहद जरूरी है और सरकार इससे दूर भाग रही है। आपने देखा होगा बहुत टाइम से अब हमारी संसदों में बहस नहीं होती है, बहस से लोग दूर भागते हैं। फ्रॉड रिपोर्टिंग और निगरानी में फ़र्क होता है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि अगर आप किसी को फ्रॉड तरीके से रिपोर्ट कर रहे हो या किसी को निगरानी कर रहे हो तो दोनों में फ़र्क है। उन्होंने चेतावनी दी है कि फ़ोन फ्रॉड रोकने और नागरिकों की फ़ोन गतिविधियों पर निगरानी रखने के बीच बहुत कम अंतर है। या तो आप फ्रॉड रोक रहे हैं या निगरानी रख रहे हैं, दोनों में अंतर है, आप ये क्लियर करिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि साइबर सुरक्षा जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार हर नागरिक के फ़ोन में झांकने का बहाना बनाए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी नागरिक इससे खुश होगा। क्या आप इससे खुश हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्रियंका चतुर्वेदी हैं, ये विरोध करती हैं, यानी कि निगरानी का एक तरीका है जो सरकार तरीके अपनाती रहती है, ये एक और तरीका है। इस कदम पर शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी विरोध जताती। उन्होंने कहा है कि नागरिकों की निजी जिंदगी में दखल दे रहे हैं और ये प्री इंस्टॉल ऐप के जरिए सरकार ऐसा कर रही है। लोगों की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी और ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है। ये कहती हैं कि प्री इंस्टॉल ऐप के नाम पर ये निगरानी का एक और तरीका है, इससे हमारी हर फ़ोन की गतिविधि जो है ट्रैक हो सकती है। इसका कड़ा विरोध करेंगे और सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग करेंगे। उन्होंने साफ कह दिया कि पार्टी इस फैसले का हर स्तर पर विरोध करेगी क्योंकि नागरिकों की स्वतंत्रता और निजता के खिलाफ है। प्रियंका गांधी ने संचार साथी को जासूसी ऐप बताया है। बहस के दूसरे पहलू पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने संचार साथी को जासूसी ऐप करार दिया है। दूरसंचार विभाग के आदेश को हास्यास्पद बताया, मजाकिया बताया। सरकार देश में तानाशाही ला रही है, उन पर तानाशाही करने का आरोप भी लगाया है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। दूसरे दिन पहले उन्होंने मीडिया से कहा ये एक जासूसी ऐप है। मेरा मतलब है स्पष्ट रूप से हास्यास्पद है। नागरिकों को अपने परिवार और दोस्तों के संदेश भेजने का निजता का अधिकार है, वो भी सरकार की नज़रों से बचकर। यानी कि आप पर्सनल मैसेज किसी को भी भेजें, अपने परिवार को, अपने संबंधियों को, उसको कोई ट्रैक नहीं कर सकता है। वो इस देश को हर रूप से तानाशाही में बदल रहे हैं। संसद इसलिए नहीं चल रही क्योंकि वो किसी भी विषय पर बात करने से इनकार कर रहे हैं, यानी कि जो मेन मुद्दे हैं उन पर सरकार बात नहीं करना चाहती है, प्रियंका गांधी कह रही हैं। तो पुट्टास्वामी केस था एक इस मामले में, यानी कि निजता के अधिकार के मामले में आपको ये पता होना चाहिए पुट्टास्वामी केस क्या था। 2012 में 91 वर्ष से रिटायर्ड कर्नाटक हाईकोर्ट जज थे जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका सवाल था कि क्या भारत के संविधान में निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। पुट्टास्वामी केस में ये एक रिटायर्ड जज थे, इन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट से एक पीआईएल दाखिल करके कि क्या निजता का अधिकार संविधान में मौलिक अधिकार है या नहीं। विवाद की जड़ कहाँ से आई थी? आधार कार्ड से आई थी। आपने देखा होगा सरकार ने आधार कार्ड के मामले में भी ऐसी कहा था। जब कांग्रेस सरकार थी भारत में और वो आधार कार्ड लेके आई थी, क्योंकि एक्चुअल में आधार कार्ड कांग्रेस का आइडिया था, तो जब कांग्रेस इस आधार कार्ड को लाना चाह रही थी तो बीजेपी ने उसका बहुत विरोध किया था। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई तो एकदम पलटी मार दी। उसी आधार कार्ड को इन्होंने हर चीज़ के साथ कनेक्ट कराओ, मैंडेटरी कर दिया, यहाँ भी आधार जोड़ो, वहाँ भी आधार जोड़ो, ये करो वो करो, लाइन में लगा दिया। लेकिन जब अपने आप सरकार में नहीं थे तब विरोध कर रहे थे। तो इसी आधार कार्ड से स्टार्ट होती है निजता के अधिकार की बहस। 2009 में शुरू हुई बहस। ये जो आधार कार्ड योजना, इसमें हर नागरिक को बायोमेट्रिक जो उनकी डाटा था, उंगली वगैरह, उंगली के निशान, आँख की पुतली, फोटो वगैरह, वो लिया जा रहा था। आपने भी दिए होंगे, जब आधार कार्ड बना था आपके फिंगरप्रिंट भी गए होंगे और आपकी पुतली के प्रिंट भी गए होंगे। सरकार कह रही थी कि आधार से सब्सिडी, बैंक खाता, मोबाइल सिम, ये सब मिलेंगे। किससे मिलेंगे? आधार से। तो कई लोग और एनजीओ इसे चुनौती दे रहे थे कि ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है और सरकार बिना कानून के इतना निजी डाटा इकट्ठा कर रही है। तो वहाँ भी सरकार ने हमारा पर्सनल डाटा इकट्ठा किया आधार कार्ड के नाम पर। सरकार ने क्या कहा? देखो सरकार क्या कह रही थी उस टाइम पर कि भारत के संविधान में निजता का कोई मौलिक अधिकार ही नहीं है। ये सरकार का तर्क था किसके बारे में? आधार कार्ड के बारे में, कि निजता का कोई मौलिक अधिकार है ही नहीं। उसने 1954 और 1963 के दो पुराने फैसलों का हवाला दिया था, एमपी शर्मा और खड़ग सिंह, जिन्होंने जिसमें कहा गया था कि गोपनीयता मौलिक अधिकार नहीं है। ये 1954 और 1963 के फैसले थे। सरकार कह रही कि निजता या गोपनीयता कोई मौलिक अधिकार नहीं है। फिर आता 24 अगस्त 2017, उसमें फैसला आता है अलग अलग, लेकिन कुछ सहमत राय थी। इसमें से 9 में से सभी 9 जजों ने कहा था कि निजता का अधिकार भारत के संविधान का मौलिक अधिकार है। ध्यान रखेंगे 24 अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है और ये आर्टिकल 21, जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उसका अभिन्न हिस्सा है। और आर्टिकल 14 समानता और 19 अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उससे भी जुड़ा है निजता का अधिकार।
पुराने फैसले गलत थे, जिसमें एमपी शर्मा 1954 का और खड़ग सिंह का 1963 का है, वो हिस्सों जो निस्ता के मौलिक अधिकार नहीं मानते उन्हें रद्द कर दिया गया। तो इन दोनों फैसलों में जो निस्ता को मौलिक अधिकार नहीं मानते उनको खत्म कर दिया। निस्ता में क्या क्या शामिल है? एक तो व्यक्तिगत चुनाव, जिसमें आप क्या खाएंगे ये आपकी मर्जी होनी चाहिए, क्या पहनेंगे आपकी मर्जी होनी चाहिए, किससे शादी करेंगे आपकी मर्जी होनी चाहिए। शारीरिक और मानसिक गोपनीयता, शारीरिक रूप से भी आप अपने आप को छुपा के रख सकते हैं, मानसिक रूप से भी। सूचनीय तो जो सूचना है उसकी गोपनीयता, यानी कि आपका डाटा कौन देख सकता है। आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेज रहे हो, ये आपकी गोपनीयता है, ये आपकी प्राइवेसी है। यौनिक अभिविन्यास और लैंगिक पहचान भी, आपकी लैंगिक पहचान क्या है वो भी आपकी गोपनीयता है। और यौनिक अभिविन्यास, यौन संबंध बनाना या यौनिक अभिविन्यास के आधार पर आप अपने आप को निजी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है किसी को बताना। लेकिन निस्ता पूर्ण नहीं है, राज्य निस्ता में हस्तक्षेप करता है, लेकिन केवल 3 शर्तों पर। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है राज्य 3 शर्तों पर निस्ता में हस्तक्षेप करता है। एक तो कानूनन होना चाहिए, वैध राज्य उद्देश्य होना चाहिए, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा या अपराध रोकना उसका उद्देश्य हो। तो आपने देखा होगा सरकार क्या करती है, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हम हमारे अंदर घुसना चाहती है, फोन में, घरों में, आपके डाटा में। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना देती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर निस्ता में हस्तक्षेप किया जा सकता है। वैसे अपराध को रोकने के नाम पर, कि अभी भी तो अपराध का नाम लिया है कि हम डिजिटली जो फ्रॉड हो रहे हैं उससे रोकने के लिए संचार साथी ऐप ला रहे हैं, लोगों के साथ अपराध ना हो, इस तरह के डिजिटल फ्रॉड ना हो। तो इन बहानों को लेकर सरकार घुसती है हमारी निस्ता में। हस्तक्षेप समानुपातिक होना चाहिए, जितना जरूरी हो उतना ही। मतलब सरकार को यहाँ पर मौका मिल गया सुप्रीम कोर्ट की साइड से कि सरकार गोपनीयता में घुस सकती है, आपकी गोपनीयता को तोड़ सकती है इस केस, इस बेस पर। पुट्टा स्वामी केस ने भारत में क्या कहा, कि भारत में क्या बहस हो गई, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा डेटा ये तुम्हारे हैं। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा डेटा ये तुम्हारे हैं। सरकार बिना ठोस कारणों कानून के इसमें दखल नहीं कर सकती। लेकिन सरकार ठोस कारण क्या देती है, राष्ट्रीयता के नाम पर आपकी गोपनीयता को तोड़ देती है, उसमें घुस जाती है। या सिक्योरिटी के नाम पर, जैसे साइबर सिक्योरिटी के नाम पर घुसना चाह रही है। ये फैसला भारत में निस्ता के अधिकार का जन्म प्रमाण पत्र है, यानी कि निस्ता के अधिकार को जन्म प्रमाण पत्र मिल गया, यहाँ से निस्ता का अधिकार काफ़ी वैल्यूबल हो गया था। जब फैसला आया तो क्या हुआ, जो आधार कार्ड था 2018 में फिर सुनवाई हुई। आधार को सीमित रूप से वैध रखा गया, लेकिन प्राइवेट कंपनियों को बायोमेट्रिक इस्तेमाल करने से रोका गया। जहां आधार कार्ड को सबसे मेन डॉक्यूमेंट माना जा रहा था, पूरा डाटा लिया जा ररहा था, अब 2018 में उसको सीमित कर दिया। समलैंगिकता की धारा 377 2018 में रद्द हो गई, निस्ता का हवाला दिया गया। अभिव्याचार धारा 497 2018 में रद्द हुई, महिलाओं की यौनिक स्वतंत्रता दी गई। डेटा प्रोटेक्शन कानून बना 23 में, डीपी एक्ट बना, और संचार साथी ऐप पेगासस आदि, इन सभी पर अब पुट्टा स्वामी का टेस्ट लगा हुआ है, यानी कि ये आप या सरकार एकदम से लागू नहीं कर सकती है। अब आधार और पेगासस क्या है, ये विवाद अकेले नहीं खड़ा हुआ, ये आधार निगरानी और राज्य द्वारा घुसपैठिया तकनीकों के इस्तेमाल को लेकर 1 दशक से चल रही लड़ाई के बाद आया है। यानी कि सरकार बार बार घुसपैठियापन कर रही है। आधार पे इतना फोकस किया सरकार ने, और उधर से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आधार एक जो आइडेंटिफिकेशन के लिए है, यानी कि आपको सिर्फ इसके पहचान पत्र के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप नागरिकता के उसके रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आपका नागरिकता का कोई प्रमाण है। आधार मुकदमे में आलोचकों ने चेतावनी दी थी कि ये केंद्रीकृत बायोमेट्रिक पहचान पत्र बड़े पैमाने पर प्रोफाइलिंग और बहिष्कार का एक साधन बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सतर्क समर्थन और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की प्रसिद्ध असहमति ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि आधार कल्याण, सुरक्षा और निष्ठा के बीच अनसुलझे तनाव का प्रतीक बना रहेगा। यस, 21 के पेगासस प्रकरण ने चिंता को गुप्त डिजिटल घुसपैठ के दायरे में धकेल दिया। पत्रकार, कार्यकर्ता, राजनीतिक विरोधी के खिलाफ सैन्य स्तरीय स्पाईवेयर का इस्तेमाल के आरोप भी लगाए गए। इसमें न्यायालय को एक तकनीकी समिति नियुक्त करने के लिए प्रेरित किया। यानी कि जो ये हमारा पेगासस था, तो पेगासस को बहुत सारे विपक्ष के लोगों के मोबाइल में पाया गया, और आपके जो रिपोर्टर्स हैं किसी भी न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर्स के, उनके मोबाइल में पाया गया। आरटीआई कार्यकर्ताओं के मोबाइल में पाया गया, यानी कि उनकी निगरानी सरकार कर रही थी। इससे ये भी रेखांकित किया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर भी निगरानी को केवल कार्यपालिका के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता। ध्यान रखना कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर निगरानी केवल कार्यपालिका नहीं कर सकती, यानी कि सरकार नहीं कर सकती है। इस राजनीतिक और कानूनी माहौल में हर स्मार्टफोन पर एक अनिवार्य सरकारी ऐप डालने के किसी भी प्रयास को अनिवार्य रूप से अविश्वास की पृष्ठभूमि में देखा जाएगा, न कि आधिकारिक आश्वासनों पर अंधविश्वास की पृष्ठभूमि में। यस,
कि अगर सरकार कुछ भी कह दे तो उसको बस मान लो, अंधविश्वास नहीं करना है। पेगासस मामला क्या था? ये भारत में गोपनीयता, निगरानी और सरकारी जासूसी का सबसे बड़ा घोटाला है। इजरायली कंपनी है एक एनएसओ, अगर आपको नहीं पता तो एनएसओ ग्रुप द्वारा पेगासस बनाया गया है और ये एक तरह का स्पाईवेयर है। और ये इसका दुरुपयोग का मामला सामने आया था। मोबाइल फ़ोन को हैक करके पूरी निगरानी करता है, आपकी कॉल रिकॉर्ड कर लेता है, मैसेज पढ़ लेता है, कैमरा ऑन कर लेता है, माइक, सब कुछ का एक्सेस उसके पास होता है। और 2021 में अंतर्राष्ट्रीय जांच में सामने आया था और सुप्रीम कोर्ट तक ये पहुंच गया था। कैसे हुई शुरुआत इसकी? पेगासस प्रोजेक्ट जो है 2021 के जुलाई में स्टार्ट हुआ था। 17 मीडिया संगठन जिनमें वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्जियन और फॉरबिडन स्टोरीज ने मिलकर पेगासस प्रोजेक्ट नामक जांच की। इसमें 50,000 से ज़्यादा फ़ोन नंबरों की लिस्ट लीक हुई थी जो एनएसओ ग्रुप के टारगेट थे। ध्यान रखना, 50,000 से ज़्यादा, पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग। भारत में प्रभाव क्या था इसका? 300 प्लस भारतीय नंबरों का नाम इसमें आया था, जिसमें विपक्षी नेता राहुल गांधी भी थे, प्रियंका गांधी का नाम भी आया था। पत्रकार एन राम, शशि कुमार, सिद्धार्थ बरदाजन और कार्यकर्ता मानवाधिकार संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल के जज, मंत्री, चुनाव आयुक्त, सीबीआई प्रमुख, इन सब के नाम आए थे कि इन सब के मोबाइल में पेगासस है। और इससे ये बात साबित हुई थी और पुष्टि इस वजह से हो गई थी क्योंकि सब लोग जो हैं विपक्ष से निकल निकल के दूसरी पक्ष में जा रहे थे और सब लोग उनके मतलब पक्ष में फैसले दे रहे थे। तो आप इसको अंदाज लगा सकते हैं। स्पाईवेयर काम कैसे करता है? ये आईफोन या एंड्रॉयड पर लिंक या जीरो क्लिक लिंक भेजता है, अटैक से इंस्टॉल हो जाता है, फ़ोन को पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है बिना मालिक को पता चले। एनएसओ ने क्या कहा? ये सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ है, लेकिन रिपोर्ट्स में इसका दुरुपयोग साबित हुआ। एनएसओ क्या कह रहा है कि ये सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ है और हम सरकार को बेचते हैं, इसने ये भी कहा था, और हम लोगों को इसको नहीं बेचते हैं। पर आतंकवादी की आड़ में, आतंक की आड़ में, साइबर सिक्योरिटी की आड़ में ये अपना काम करते हैं। भारत में विवाद कैसे जन्मा और सरकारी रुख क्या है? सरकार का जवाब है कि ये एंटी इंडिया कैंपेन है। इन्होंने ना तो खरीद की पुष्टि की है, ना इनका जो है इनकार किया है कि कहाँ से खरीदा हमने। पेगासस के बारे में, सरकार ने ना तो ये कहा कि हमने खरीदा है, ना ये कहा कि हमने कहाँ से खरीदा है, और इनकार भी नहीं किया कि हमने खरीदा है। संसद में हंगामा हुआ, विपक्ष ने जासूसी का आरोप लगाया। ये निजता का अधिकार यानी कि जो पुट्टास्वामी जजमेंट 2017 का, उसका उल्लंघन था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19, जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 खतरे में बताया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा था कि पत्रकारों और विपक्ष को चुप करने का हथियार है। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का जवाब था कि पत्रकारों को और विपक्ष को चुप करने का हथियार है। तो क्या आपको नहीं लगता आजकल जो पत्रकार सिर्फ सरकार की बात करते हैं उनके मोबाइल में पेगासस डाला गया होगा और फिर उनको दबाव मिलाया गया होगा? सुप्रीम कोर्ट में केस आता है 2021 से अब तक क्या हुआ? इसकी मांग होती है स्वतंत्र जांच की कि सरकार ने पेगासस खरीदा है, क्या पत्रकार या नागरिकों पर इस्तेमाल किया गया है, इसका जवाब मिलना चाहिए। मुख्य सुनवाई हुई। सीजेआई एनवी रमणा की बेंच ने 27 अक्टूबर 2021 को स्वतंत्र जांच समिति गठित की। इसके हेड थे पूर्व जज आरवी राघवेंद्रन और टेक्निकल मेंबर्स थे इसके मानिंदर सिंह, जो साइबर एक्सपर्ट हैं थे, मतलब नवीन कुमार रिसर्चर। टर्म्स क्या थी इसके? पेगासस खरीदा कौन है, याचिकाकर्ताओं पर इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, कानूनी प्रक्रिया फॉलो हुई है कि नहीं। लेकिन सरकार ने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया। समिति की रिपोर्ट आती 2022 में, जुलाई 2022 में सीलबंद कवर में सौंपी गई मुख्य रिपोर्ट थी। निष्कर्ष निकला 29 फोनों की जांच हुई, 5 में ये मिला, मालवेयर मिला, लेकिन पेगासस की पुष्टि हुई नहीं। अब पता नहीं हमको पेगासस था कि नहीं, कौन एक्सपर्ट थे, क्या थे, पता नहीं। सरकार ने जांच में सहयोग नहीं किया है, ये भी बात सामने आती है। सरकार ने कोई जांच में सहयोग नहीं किया। जिस देश में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या रहती है 150 करोड़ के लगभग, और उस देश की सरकार इतनी गैर जिम्मेदाराना है कि उस पर इल्ज़ाम लग रहे हैं और वो जांच में सहयोग नहीं कर रही है। यानी कि सरकार अपने नागरिकों की जो निजता है उसको, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी निजता का क्या हो रहा है। कोर्ट का फैसला आता है अगस्त 2022 में। रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन कहा गया कि निगरानी के लिए कानूनी प्रक्रिया जरूरी है, सरकारी दुरुपयोग रोकने के सुझाव दिए गए। तो कोर्ट का भी फैसला आप देख लो, क्या ये कोर्ट का फैसला भरोसेमंद है? यहाँ पर रिपोर्ट ही सार्वजनिक नहीं की, क्या रिपोर्ट आई थी? और निगरानी के लिए कानूनी प्रक्रिया जरूरी इतना कह दिया, और सरकारी ने दुरुपयोग किया कि नहीं उसको रोकने के सुझाव दे दिए बस। मोबाइल कंपनियां क्या कह रही हैं इसके बारे में? जो भारत सरकार है इसने गोपनीय रूप से एप्पल, सैमसंग सहित कई कंपनियों को आदेश दिए हैं, जिसमें शाओमी, इनको भी आदेश मिला है कि 90 दिनों के भीतर आपको इसमें संचार साथी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, यानी कि सब ऐप मोबाइल में डालना पड़ेगा। कम्युनिकेशन पार्टनर्स नामक ऐप जो है प्रीलोड करना पड़ेगा, और इस ऐप का उद्देश्य चोरी हुए फ़ोनों को ट्रैक करना, उन्हें ब्लॉक करना और उनका दुरुपयोग होने से रोकना है। क्या वाकई ये लग रही है आपको मंशा? ऐसा नहीं लग रहा है।
आलोचना के मद्देनजर ज्योतिराव सिंधिया हैं, उन्होंने मंगलवार को कह दिया कि ऐप एक स्वैच्छिक और लोकतांत्रिक प्रणाली है, मतलब आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। सिंधिया जी ने अभी बोला है कि इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, जब लोग इसके विरोध में आ गए, विपक्ष इसके विरोध में आ गया तब। लेकिन एप्पल ने इसको मना कर दिया कि हम इसको अपने सिस्टम में नहीं लाएंगे, बिल्कुल साफ मना कर दिया है। उन्होंने कहा ये न केवल हथौड़े की तरह बल्कि एक दो नाली बंदूक है। ये दो नाली बंदूक है सरकार, इसमें हम अपनी जो कंपनी की पॉलिसी है उसको नहीं तोड़ सकते। क्या एप्पल वाकई इसका विरोध करेगा? रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार एप्पल इस आदेश का पालन करने का इरादा नहीं रखती। कंपनी न्यू दिल्ली को अपनी चिंताएं बताएगी, खासकर प्राइवेसी और सिक्योरिटी जोखिमों के कारण। एप्पल का तर्क है कि वो दुनिया में कहीं भी ऐसी सरकारी ऐप प्री लोडिंग के निर्देशों का पालन नहीं करती, क्योंकि वो उपयोगकर्ता गोपनीयता, डेटा संग्रह और निगरानी को खतरे में डालता है। 3 स्रोतों ने पुष्टि की है कि एप्पल इसको नहीं ला रहा है अपने फ़ोन में। क्या पृष्ठभूमि है? यह विवाद पहले भी देखा गया। एप्पल ने 2023 में भारत का एक माई कॉलर ऐप था जो एंटी स्पैम के लिए लाया गया था, इसको प्री इंस्टॉल करने से इनकार कर दिया और बाद में iOS पर उपलब्ध कराया गया, लेकिन अनिवार्य नहीं था। ऐप आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लोग इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, लेकिन इसको मैंडेटरी करना यहाँ गड़बड़ है। इसी तरह एप्पल ने हमेशा ऐप स्टोर नीतियों और उपयोगकर्ता सहमति को प्राथमिकता दी है। भारत में iOS का बाजार लगभग 4.5% है, लेकिन एप्पल की वैश्विक ब्रांड इमेज दांव पर लगी हुई है। सरकार की प्रतिक्रिया मैंने ही बताया था आपको, ज्योतिराव सिंधिया ने कहा है कि ऐसा नहीं है, इसको आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, पर स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कहा गया था और ना ही उनके जो क्लोज थे उसमें कहीं लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। सरकार कह रही है कि संचार मंत्री ज्योतिराव सिंधिया है, इन्होंने 2 दिसंबर 2025 को कहा कि ऐप पूरी तरह वैकल्पिक है और उपयोगकर्ता से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मूल आदेश में नॉन डिसेबल का प्रावधान था, इससे विरोध बढ़ गया। वहां पर जो आदेश था सरकार का उसमें डिसेबल नहीं कर सकते थे इसको। डीओटी ने 90 दिनों में अनुपालन की समय सीमा दे दी, वरना जुर्माना लगेगा। तो सरकार इतनी जल्दी क्यों कर रही है, इस पर भी शक है। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या सरकार का ये कदम सही है? क्या लोगों का डर सही है, विपक्ष का डर सही है कि हमारी निजता का हनन हो रहा है, लोगों की निजता का अधिकार जो है, मौलिक अधिकार, उसका हनन हो रहा है? तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं और आप ध्यान रखना, ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है देश में। ये इस मुद्दे से ज़रूरी है वंदे मातरम कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। ये इस मुद्दे से ज़रूरी है कि हमको किस तरह से रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, पीना चाहिए, वो ठीक है, अपनी पर्सनल राय है, लेकिन यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी, लोगों की निजता की बात है, तो ये मुद्दा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप अवेयर रहिए, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतने रखते हैं, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।